So after completing the linear equations and after following the Beard-Lambert law, we found one suitable equation, that is A is equal to epsilon naught CL. A is basically absorbance, epsilon is the permittivity constant and the C is the concentration, L is the path length. ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए आप बड़े आराम से किसी भी अननोन केमिकल कंपाउंड का कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. यहां पर एब्जॉर्बेंस का पूरा फंडा कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है. अगर आप किसी भी चीज का यहां पर आपके पास एक कोई कंसंट्रेशन है, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन का आपको नोन है, नोन कंसंट्रेशन है, और उसकी एब्जॉर्बेंस भी आपको नोन है. ठीक है. इधर आपका दूसरा कोई अननोन कंसंट्रेशन है, दैट इज अननोन कंसंट्रेशन. ठीक है. इधर उसका आपको अगर एब्जॉर्बेंस पता चल जाए तो बड़े आराम से कंसंट्रेशन, आप अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ नोन इनटू एब्जॉर्बेंस अपॉन एब्जॉर्बेंस नोन. तो बड़े आराम से आप कंसंट्रेशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन मैं इसको डिटेल में आपको ये जो चीज मैं समझाया इसको मैं क्लियरली समझाता हूं आपको. दैट इज A इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL. इससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. दैट इज एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है. दिस इज ओनली एप्सिलॉन, नॉट तो जीरो लगा देता है वैक्यूम के लिए, तो दैट्स अनदर थिंग्स. यहां पर अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है तो बड़े आराम से उसके कंसंट्रेशन को निकाला जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक अननोन सैंपल है, उसमें डीएनए भरा है, हाउ मच डीएनए इज इन दैट पर्टिकुलर सैंपल, मैं बड़े आराम से बता दूंगा. हाँ, डीएनए का मुझे एप्सिलॉन पता होना चाहिए और उस डीएनए का लैम्डा मैक्स पता होना चाहिए. ठीक. तो जब डीएनए का लैम्डा मैक्स पता होगा और डीएनए का मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू पता होगी तो बड़े आराम से मैं उस वेवलेंथ पे जाऊंगा, मशीन पर ओडी लूंगा, एब्जॉर्बेंस लूंगा, एब्जॉर्बेंस यहां पर पुट करूंगा और पुट करने के बाद एप्सिलॉन वैल्यू मेरे को डीएनए की पता होगी, मैं यहां पे पुट करूंगा. सी की वैल्यू मुझे निकालना है. एल हमेशा 1 सेंटीमीटर होती है, क्यूबिट हमेशा 1 सेंटीमीटर. जरा इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं. जब हम क्यूबिट लेते हैं तो क्यूबिट हमारी 2-3 चीजों की बनी हो सकती है. एक तो क्वार्ट्ज की बनी हो सकती है, दूसरी बन सम प्लास्टिक्स एंड तीसरी ग्लास. ये 3 तरीके के क्वार्ट्ज होती है. ठीक है. देखिए, जो प्लास्टिक होता है और ग्लास होता है ये यूवी लाइट को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता है. So somewhere this glass and plastic have tendency to absorb the UV lights. इसलिए जब भी आप UV लाइट में कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो प्लास्टिक और ग्लास से बने हुए क्यूबिट को आप नहीं यूज करते. मगर क्वार्ट्ज के पास ये थोड़ी सी अच्छी चीज है कि ये UV लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता. तो when you will absorb, you will check a particular concentration in ultraviolet rays. तो आप उसका अगर UV की रेंज में उसको चेक करना चाहते हैं तो आप जो क्यूबिट यूज करेंगे वो क्वार्ट्ज की यूज करेंगे. ठीक है. कई बार हमें क्वार्ट्ज में बदलाव करने से ये प्रॉब्लम आती है. तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है जब आप रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, तो आपको क्यूबिट का सिलेक्शन, दैट इज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. क्यूबिट का आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि आपको लैम्डा क्या है. Until you have not knowledge about the lambda, अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्यूबिट नहीं सिलेक्ट कर पाओगे. On which क्यूबिट you should take the samples and go for the readings on a spectrophotometer, that is totally depend on the lambda. If you are going for the UV ultraviolet checkup, then you will have to go for the quartz. And if you are going above the UV rays, like you are going for visible ranges, then you can go for the glass as well, plastic. Is that clear? दूसरी चीज, अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हल्का सा भी एयर डेविएशन हुआ, यानी डेंस ऑक्सीजन, एयर का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गया, तो वो लाइट भी अब्सॉर्ब करेगा. अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हैं, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो ढक्कन है वो खोल दीजिए, देखिए एब्जॉर्बेंस में फर्क दिखना चालू हो जाता है. तुरंत एब्जॉर्बेंस, ढक्कन आप बंद कर देंगे, एब्जॉर्बेंस फिर हो जाएगा. तो जब एब्जॉर्बेंस, आप उसका जो ढक्कन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो लिड है, आप उसको ओपन करते हैं तो एयर के ऑक्सीजन जो वहां पर पहुंचेगा और वो भी थोड़ी बहुत लाइट को एब्जॉर्ब करना चालू करता है. इसलिए पूरी तरीके से ये सील पैक होता है और जिसके ऊपर लिड दिया जाता है वो भी क्लोजली एयर टाइट होना चाहिए. अंदर कोई भी एयर एंड डस्ट पार्टिकल नहीं जाना चाहिए. तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं क्यूबिट में अगर एयर बबल, कोई बबल या बाहर की एयर या कोई डेंस पार्टिकल है तो कभी भी यूवी या कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पा सका. उसमें या कभी कभी लोअर दे देगा, कभी कभी नेगेटिव दे देगा. नेगेटिव देना, लोअर क्वांटिटी देना या ओवर दे देना, ये कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन प्रिपेयर की प्रॉब्लम होती है या क्यूबिट सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तब होती है. समझ में आ गई बात है?
तो दैट इज द थिंग्स व्हाइल यू विल सेलेक्ट दिस, इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो द रूल्स कि आपको कौन से क्यूबेट में करना है, और जिन चीजों को मैंने बताया है इन चीजों को आपको फॉलो करना है। समझ में आ गई बातें? अब जब मान इस पर्टिकुलर चीज पे आप काम करें तो आपको एप्सिलॉन वैल्यू आपके सैंपल की पता होना चाहिए। इन केस आपको अगर आपके पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की एप्सिलॉन वैल्यू नहीं पता तो आप उसको निकाल सकते हो। जैसे फॉर दैट मुझे अगर पता करना है कि मुझे डीएनए का एप्सिलॉन वैल्यू कितना होता है, तो मैं 1 माइक्रोग्राम या 1 माइक्रोग्राम या 1 नैनोग्राम जो भी लूंगा यूनिट फॉर्म में लूंगा। मैं मान लो 1 नैनोग्राम डीएनए ले लिया तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 1। एप्सिलॉन वैल्यू मेरे को निकालना था, एल हमेशा 1 सेंटीमीटर होगा, क्यूबेट 1 सेंटीमीटर की आती है। 260 नैनोमीटर पे जाकर के मैं सेट किया, एब्जॉर्बेंस चेक किया, एब्जॉर्बेंस सपोज दैट आ गई दैट इज 0.25। तो उस कंडीशन में मेरे डीएनए का कितना हो जाएगा एप्सिलॉन वैल्यू? यही होता नहीं है, मैं सिखा रहा हूं कि किसी भी अननोन केमिकल कंपाउंड का एप्सिलॉन वैल्यू कैसे निकालना है। समझ में आ गई बात है? जो भी निकालना कंसंट्रेशन उसका यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये चीज सही बैठती, अदरवाइज फॉलो नहीं होगी। समझ में आ गई बातें? इस फॉर्मूले के जरिए आप किसी भी चीज का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला डीएनए के लिए सही है, आरएनए के लिए सही है, मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड के लिए सही है, लेकिन ये ना प्रोटीन के लिए फेल हो जाता है। किसके लिए फेल हो जाता है? प्रोटीन के लिए। उसका एक रीजन, एप्सिलॉन वैल्यू हमेशा केमिकल के कंपोजिशन पर डिपेंडेंट होती है, केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। आप 1 मोलर डीएनए लो, आप 4 मोलर डीएनए लो, कैलकुलेशन की बात अलग है। 1 मोलर 4 मोलर कितना भी आप डीएनए ले लो, कॉन्सेंट्रेशन नैनोग्राम डीएनए ले लो, सबकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू सेम है। ठीक है, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, मगर एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंडेंट है। डीएनए में मैं चाहे आपसे डीएनए निकालूं, चाहे इनसे डीएनए निकालूं, एटीजीसी के अलावा कुछ और होगा क्या? नहीं होगा, तो सबकी एप्सिलॉन वैल्यू वही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रोटीन जरा देखो, प्रोटीन में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिसमें होता ही नहीं। कुछ में एरोमेटिक अमीनो एसिड भरा पड़ा होता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें होता भी नहीं। समझ में आ रही? तो प्रोटीन में ये अमीनो एसिड की वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, जिसकी वजह से आप हर एक प्रोटीन का एप्सिलॉन वैल्यू निकालते फिरेंगे। इसीलिए A इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्रोटीन के केस में यूज रेयरली किया जाता है। जब तक आपको उसका अगर एप्सिलॉन वैल्यू करेक्ट नहीं पता है, हम उसके लिए नहीं जानते। तो अगर अननोन केमिकल कंपाउंड एप्सिलॉन वैल्यूज का प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके एप्सिलॉन वैल्यू को फाइंड आउट करने में, तो फिर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। प्रोटीन के केस में ये चीज इसीलिए फेल हो जाती है, इसीलिए जो जन्म हुआ है वो कुछ टेस्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज ब्रैडफोर्ड। सुना है आपने? लॉरी। ये जो मेथड बने ही इसीलिए हैं क्योंकि यहां पर ये मेथड फेल हो जाता है। समझ में आ गई बातें? तो वहां पर वो कैलोरीमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, तो उसके बेसिस पर हम प्रोटीन एस्टिमेट करेंगे। वहां पर A इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL हम फॉलो नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? तो आज जो हम टेस्ट आपको सिखाएंगे वो थोड़ा सा कैलोरीमेट्रिक प्रोटीन एस्टिमेशन टेस्ट होगा। जो टेस्ट होगा वो ब्रैडफोर्ड मेथड में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, जो कि इसी बियर्ड और लैम्बर्ट लॉ पे ही बेस्ड है। चूंकि कॉन्सेप्ट से बस A इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL वहां पे फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहां पर थोड़ा सा क्राइटेरिया हमको बदलना पड़ा। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी द प्रोटीन एस्टिमेशन टेस्ट, दैट इज ब्रैडफोर्ड। ठीक है, ओके। सो दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड इज बेसिकली द प्रोटीन एस्टिमेशन टेस्ट। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सैंपल है, किसी ने कहा कि जाओ चेक करो ये प्रोटीन है कि नहीं, तो उसमें हम ब्रैडफोर्ड मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो उसके पीछे कहानी क्या है? स्टोरी यह है कि यहां पर हम एक डाई यूज करने वाले हैं जिसका नाम है CBBG250 डाई। सो दिस इज द डाई। ये क्या है? एक डाई। इसमें CBB कुछ एब्रिविएशंस हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। दिस इज कोमोसिक। एक्चुअली कोमोसिक के से स्टार्ट होता है, वो साइंटिस्ट का नाम था, उसको मॉडिफाई करके यहाँ पर कोमोशी रखा दिया। और BB इज ब्रिलियंट ब्लू, जिसको आप स्काई कलर बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, दैट इज इन केमिस्ट्री दुनिया में उसको ब्रिलियंट ब्लू कलर बोला जाता है। तो कोमोसी ब्रिलियंट ब्लू प्रोटीन के साथ रिएक्शन करने पर ब्रिलियंट ब्लू कलर देगा। इसी पर आपका पूरा का पूरा ब्रैडफोर्ड मेथड आधारित है। होता क्या है कि जो CBB डाई होती है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, उसका कुछ हिस्सा हाइड्रोफोबिक भी होता है उस डाई का, ठीक है। सो दिस इज वी हैव वन पर्टिकुलर डाई, इट्स नोन एज CBBG250। इट्स अ डाई। There are two kinds of dye, that is CBBG250 and that is CBBR250. G मतलब G stand for green stint। जब ये डाई डिसॉल्व की जाती है एक रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट में, जो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है और मेथनॉल और वाटर, एथेनॉल या वाटर होता है, तो इनके कॉम्बिनेशन में जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो ये ग्रीन स्टिंट देता है। ठीक है, किस किस में डिसॉल्व किया जाता है?
इसमें इसको सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम 0.003 ग्राम सीबीबी डाई लेते हैं, अभी प्रोटोकॉल में आपको लिखवाया जाएगा। तो सीबीबी डाई लेते हैं, दैट इज 0.003 ग्राम, ठीक। उसके बाद उसमें हम 5 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कोई ना कोई एसिड होना चाहिए, एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक ले लिया तो एसिड होगा। और उसके बाद उसमें एथेनॉल होता है और डिस्टिल वाटर होता है। 5 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा, 5 ml एथेनॉल होगा और लगभग 40 ml आप डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। इसमें इसको डिसॉल्व किया था। जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आपको इसमें ग्रीनिश टिंट देगा, यानी एक हल्का सा ग्रीन कलर देगा। वहीं पर जब R250 डिसॉल्व किया जाएगा तो वो रेडिश टिंट देगा, इसलिए दैट स्टैंड फॉर द R, ओके। अब ऐसा होता है कि जब ये एसिड की प्रेजेंस में डिसॉल्व, मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक इसलिए लिया क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में एक चीज यहाँ पर होती है, इसके पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एसिड की फॉर्म में अगर वही मैं इसको थोड़ा सा बेस वे में बदलूंगा तो उसका कलर अपने आप चेंज भी हो जाता है। तो डाई का काम भी है कि आप उसको एसिड या बेस आप बदलते हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये एसिड में डिसॉल्व करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। होता क्या, जब इसको एक प्रोटीन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है, तो जब प्रोटीन के कांटेक्ट में इसको लाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को, अच्छा प्रोटीन जब 3 डायमेंशनल एक फंक्शनल प्रोटीन की अगर बात करें तो उसके ऊपर जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो बाहर होते हैं, मगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर बरीड होते हैं, छिपे होते हैं। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, या ऐसे खुल के बाहर आ जाएगा। जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर छिपे थे वो भी खुल के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इसके ऊपर भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो एक इंटरेक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इधर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक इंटरेक्शन भी होगा, तो डाई और प्रोटीन के बीच कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक डाई का जो कलर है आप ये मान के चलिए इसके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ इसका कलर अब ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, ब्रिलियंट ब्लू कलर। So whenever a dye will come in a contact with a particular protein, due to the donation of electrons, there are some interactions between dye and proteins will occur. Due to that, the brilliant blue color would be generated in spite of being green color. So there would be shifting of green to brilliant blue color, that is denoting that you have a particular protein in your sample. Is that clear? तो इस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। अब जरा समझिएगा, हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एथेनॉल और पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक रीजन है। मैंने कहा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज और, मैक्सिमम जो प्रोटीन होते हैं कुछ हद तक उनके जो एमिनो एसिड होते हैं जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में उनकी थोड़ी सी मदद मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें एथेनॉल भी यूज किया जाता है। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपस में नजदीक नहीं आएंगी, ठीक है। अगर सोडियम और क्लोरीन इसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी कभी भी सोडियम और क्लोरीन को आपस में नजदीक नहीं आने देती है, ठीक है। दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80 या 81 होता है, और इससे भी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है फॉर्मामाइड का। इसीलिए ज्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं वो फॉर्मामाइड में स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी इस पर डिटेल में बात करूंगा, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल में बात करूंगा इसका। तो वाटर की प्रेजेंस में दोनों कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकते, इसलिए उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करना पड़ा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आई मीन टू से दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब कम होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंड दैट विल कम इन रिजल्टेंट व्हाट वुड हैपन, दैट a complex will form, that is protein and dye, okay। जैसे ये दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, हमारा एक ब्लू कलर का जो शिफ्टिंग होगी ग्रीन टू ब्लू में वो दिखाई पड़ेगी। समझ में आ गई बातें। अब इसको अगर मैं समराइज करूं तो होने क्या वाला है, मिटा दूं इसको। देखिए, सपोज दैट मेरे पास इसकी जो ओडी ली जाएगी। अच्छा, एक वर्ड है ओडी, जरा मैं इसको क्लियर कर दूं, कई बार ये वर्ड मैंने बोल भी चुका हूं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अभी मैं बता रहा हूं ओडी क्या चीज होती है। ओडी हम लेंगे इसकी 595 नैनोमीटर पर, इसका जो लैम्डा मैक्स है 595 पर होगा, और इस एब्जॉर्बेंस को लेने के बाद ओडी 595 पे ले रहे हैं, पता चला ओडी ज्यादा आ रही। क्यों ज्यादा आ रही? क्योंकि ब्रिलियंट ब्लू आपको ज्यादा मिला होगा। ब्रिलियंट ब्लू आपको ज्यादा क्यों मिला होगा? क्योंकि डाई और प्रोटीन के बीच कॉम्प्लेक्स
थोड़ा सा ज्यादा बना होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्यों ज्यादा हुआ होगा? क्योंकि सैंपल में प्रोटीन ज्यादा होगी, क्योंकि हम प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, डाई तो सब में कॉमन होती है। तो प्रोटीन अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होगा, जिसकी वजह से डाई और प्रोटीन के बीच कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ज्यादा ब्रिलियंट ब्लू कलर आएगा, ज्यादा ब्रिलियंट ब्लू कलर आएगा तो ओडी भी आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है, दैट इज द समराइजेशन। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया आपको। अब जब मैं ओडी की बात करूं, हाँ इस चीज को मैं अगर समझाना चाहूं तो ऐसे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ओडी में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। मेरे पास यहां पर 2 प्रोटीन है, वी हैव 2 प्रोटीन, और यहां पे मैं सपोज दैट 3 या 4 5 डाई सीवीडी डाई डाल दिया। यहां पर मैंने 1 2 3 4 प्रोटीन रख लिया, वी हैव 4 प्रोटीन सपोज दैट। यहां पे भी मैं इक्वल नंबर ऑफ डाई डालूंगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ब्रिलियंट ब्लू कलर देगा, इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ब्रिलियंट ब्लू कलर देगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा? नहीं बनेगा, तो ब्रिलियंट ब्लू कलर और नहीं आएगा। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स बना तो ब्रिलियंट ब्लू आ गया, इस पे कॉम्प्लेक्स बना तो ब्रिलियंट ब्लू आ गया, इसका कॉम्प्लेक्स बना तो ब्रिलियंट ब्लू आ गया, इसका कॉम्प्लेक्स बना तो कितने ब्रिलियंट ब्लू आ गए? शायद 4 है, यहाँ पर 2 है। सो व्हेन यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन, द ब्रिलियंट ब्लू इंक्रीज। इफ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, less color will be generated. If you will increase the concentration very high, then high intensity of color you can see over there. समझ में आ गई बातें? इसी को हमने एक शॉर्ट ग्राइस के फॉर्म में यहाँ पे कर दिया। ओके, ठीक है। बार बार में वर्ड एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, ये जरा थोड़ा सा, वैसे तो देखा जाए तो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये क्या है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, है ना, चलो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से जनरेट हुई, उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सैंपल क्यूवेट रख दिया, उसके बाद यहाँ से लाइट पास हुई, डिटेक्टर के पास गई, दैट्स फाइन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने एनालाइट होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होंगे एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज एब्जॉर्बेंस। यही तो मैंने बोला था। बट मैं आपको बताऊं कि सारी की सारी लाइट जितनी यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, इसके बाद जो लाइट बची, इसमें से सारी लाइट डिटेक्टर के पास अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती, बल्कि कुछ लाइट अपने पाथ से डेविएट भी होती है। इनको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है ना। तो एब्जॉर्बेंस तो का मतलब है कि जो लाइट आपके सॉल्यूट ने एब्जॉर्ब किया, दैट इज एब्जॉर्बेंस लाइट। बट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड लाइट प्लस डिफ्रैक्टेड लाइट। सैंपल अगर बहुत क्लियर है तो ज्यादातर वहां पर एब्जॉर्बेंस यूज करना बेटर होता है, क्योंकि वहां पर लाइट का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता नहीं। बट कहीं पर जैसे बैक्टीरिया अगर कहीं सैंपल में आ गया, जैसे आपने एमआईसी किया था, तो वहां पर बैक्टीरियल डेंसिटी ज्यादा, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बढ़ जाता है। तो वहां पर एब्जॉर्बेंस ना कह पाना बल्कि ऑप्टिकल डेंसिटी कहना बेटर होता है। तो दैट इज अ माइन्यूट डिफरेंस, दैट इज एक तरीके से टेक्निकल डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये टेक्निकल डिफरेंस होता है, दैट इज एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी। इसीलिए हर जगह बुक में एब्जॉर्बेंस और ओडी ऐसे स्लैश करके लिखे जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर उस जगह पर एब्जॉर्बेंस कहना बेटर है तो आप एब्जॉर्बेंस बोलिए, अगर उस जगह पर ऑप्टिकल डेंसिटी कहना बेटर है तो आप ऑप्टिकल डेंसिटी बोलिए। ओके, तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस अमंग दीस थिंग्स। ओके, कोई किसी को कोई डाउट? नो सर। नो, थैंक यू।